गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री इंटरमीडिएट माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रखा है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। इस पाठ पर आज अपना लेक्चर तीसरा है, जिसमें आप डिस्कस करोगे कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में बेसिकली कल मैंने थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया था कि परमाणु की अलग अलग संरचना होती है और उस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य करते हुए अलग अलग प्रकार से अपना प्रस्तुत की, जिसमें आप देखते थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु एक पलंग-फोल्डी मॉडल के आकार का होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग स्थिति को निर्धारित करने में असक्षम रहा, परंतु ये बताया कि उसमें विद्युत का उदासीन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को उसने थॉमसन ने डिस्कस करके बताने के उपरांत भी फिर बाद में नई नई खोजों की नई नई तकनीकें काम में आने पर उन्होंने ये पाया कि अलग अलग वैज्ञानिक, एक रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु में धनावेश कहाँ पाया जाता है और ऋण आवेश कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से एडजस्ट होता है, उसको देखने का प्रयास किया। तो परमाणु के मूलभूत कण आपको बता रखे 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेसिकली देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग करने के दौरान उन्होंने क्या ली थी, एक सोने की पतली पन्नी ली, मतलब उसका आकार 10⁻⁻10 मीटर, बहुत भारी पतली सी पन्नी ली। उस पर क्या करवाते हैं, एल्फा कणों की बौछार करवाते हैं। क्या करवाता है, एल्फा कणों की बौछार करवाता है। और एल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक, जिस पे पॉजिटिव आवेश पाए जाते हैं। आपको पता है, कल मैंने बताया भी था डायग्राम को रिप्रेजेंट करके कि ये एल्फा कण एक पतली सोने से पन्नी से इसको गुजारा जाता है और फिर बाद में इसके आगे क्या लगा रखा होता है, जिंक सल्फेट से लेप कर रखा होता है। जिंक सल्फेट से क्या कर रखा है, लेप करके पट्टी लगा देते हैं, ताकि इसमें जो भी एल्फा कण आएंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे जिंक सल्फेट। और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, एल्फा कण। एल्फा कण क्या होता है, हीलियम के नाभिक, ये होते हैं हीलियम के नाभिक एल्फा कण। इनकी बौछार कर रही पतली सोने की पन्नी को, ये सोने की पत्ती ये पन्नी को या झिल्ली को ही की बात है। पतली झिल्ली में तो जैसे इसने एल्फा कण की बौछार कर रही तो काफी कण होते हैं इस झिल्ली में से पार हो जाते हैं, अलग अलग एंगल से क्या होते हैं, होते हुए इससे निकल जाते हैं। परंतु एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री कोण से रिटर्न होता हुआ आता है। क्या होता है, 180 डिग्री से एक पार्टिकल 20,000 कणों में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री कोण से क्या होता है, रिटर्न होता है। और रिटर्न होता हुआ भी वो इतनी स्पीड से रिटर्न होता है कि जैसे अपन बंदूक से गोला फेंकते हैं, गोली लगाते हैं और गोली का जितना वेग होता है उतना वेग से वो रिटर्न होता है, सामने परीक्षण करने वाले को वो आघात करे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इतनी स्पीड से वो रिटर्न होता हुआ पाया गया। तो ये देखने को मिला कि इसके आधार पर उन्होंने बताया ये क्या कोई घटना घटित हुई है। तो उसको कल्पना करने के लिए उन्होंने बताया कि अधिकांश एल्फा कण होते हैं वो सोने की पन्नी में से बिना विक्षेपित बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम मात्रा में एल्फा कण होते हैं जो अलग अलग कोण से विक्षेपित होते हैं, परंतु 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण 180 डिग्री कोण से पुनः लौटता हुआ पाया गया। 120 डिग्री एल्फा कण 180 डिग्री एंगल से अल्फा कोण क्या होता है, रिटर्न होता है। क्यों होता है,
उसका उसने कारण को सोचा होगा। उन्होंने ये सोचा कि अल्फा कण पर पॉजिटिव आवेश है, अब प्रतिकर्षण की वजह से, ऐसा प्रबल प्रतिकर्षण है, उसकी वजह से अल्फा कण क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो देखिए ये तो उन्होंने शुरू में परीक्षण किए, और परीक्षण के आधार पर क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली देखते हैं परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, वो आवेशहीन होता है। किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होने के कारण वो भिन्न भिन्न एंगल से क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं और आराम से कौन अलग अलग एंगल से आराम से वो निकल जाते हैं। अल्फा कण 180 डिग्री से लौटता है, जरूरी परमाणु के केंद्र में धनावेश विद्यमान है। परमाणु के केंद्र में क्या जरूरी कोई धनावेश विद्यमान है, उसने ऐसी कल्पना की। क्यों? क्योंकि प्रबल धनावेश की उपस्थिति होने की वजह से अल्फा कण 180 डिग्री कोण से रिटर्न होता है और उतना प्रबलता से आघात करता है जितने दो की गोली आघात करती रहते हैं। तो को देखने को मिलता है काफ़ी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस करके परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, खोखला होता है, काफ़ी चीज़ देखी जैसे। तो आपको देखने को मिलता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण बिना विक्षेपित सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए विकसित हो जाता है उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा, कोई प्रतिकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, लौटते हैं। अतः समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक जगह केंद्रित होता हुआ माना गया है। तो परमाणु का समस्त धनावेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र के स्थान पे केंद्रित कर दिया जाता है और उसी परमाणु की क्या कहते हैं अपन, केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे अपन उसको, जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पे एकत्रित होता हुआ पाया जाता है उसी को क्या माना, केंद्र। केंद्र की खोज करने पर एक केंद्र पर स्पीसी का ही कल्पना रही, किसकी रदत पड़ती। देखिए परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु देखे धनावेश की तुलना में अन्य पार्टिशन का आयतन देखे तो बहुत अधिक होता है और धनावेश परमाणु क्या होता है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इस धनावेश आयतन को नाभिक कहा जाता है। इसी धनावेशित भाग को क्या बोला उन्होंने, नाभिक बोला। परमाणु का व्यास या परमाणु का आकार बताया जा रहा है वो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत छोटा होता है। परमाणु को अपन देख नहीं सकते हैं, परंतु उससे भी कई गुना छोटा क्या होता है उसका नाभिक। नाभिक का आकार कितना रखा है, 10⁻15 मीटर और वो रहती है 10⁻10 मीटर। जितनी घातांक माइनस में होती है उतनी घातांक क्या होती है, आपकी छोटी इकाई के रूप में या संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जनरली बात दिमाग में रहेगी। तो हर चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एक को कवर करते हुए आपको दिमाग में होना है। आगे देखते हैं, उपयुक्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को निम्नलिखित मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण करने का कार्य भी किया। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो केंद्र में स्थिर होता है, वही उसका क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसमें चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति में आराम से गति करते रहते हैं। क्या बताया रखा है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कक्षा। दिमाग बात है कि कक्षा क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और उसके चारों जो वर्ताकार पथ पाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसी को उसने क्या बताया, कक्षा। मतलब एक प्रकार का परिक्रम, ऑर्बिटल पार्ट्स। जैसे अपनी बात करें तो मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो एक अपना क्या हो जाएगा, एक पथ हो जाएगा, एक रास्ता हो जाएगा। तो अपना का गमन का यहीं पे, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, कक्षा। आगे देखिए, परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों? परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, समान मात्रा में उपस्थित होती है। तो काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करने के उपरांत उनको समझ आता है कि उन्होंने रदरफोर्ड ने काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए बताया कि परमाणु उदासीन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वर्ताकार पाया जाता है, नाभिक की खोज पर भी इसने काफ़ी डिस्कस किया। तो भी कोई व्यक्ति कार्य करता है उसके पीछे जरूर थोड़ी कमी रहती है, उस कमी को सुधार करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक काम में
आती। देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था? सौर मंडल पर आधारित था। जैसे थॉमसन का मॉडल पलमपोडी पर आधारित था, वैसे वैसे इसने क्या बताया? सौर मंडल पर आधारित रदरफोर्ड का मॉडल है। सौर मंडल में जैसे तारे घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विद्युत आकर्षण बल द्वारा घूमते रहते हैं। कब तक घूमते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, परंतु इसके बारे में विस्तार रूप से इसने जानकारी देने में क्या रह गया? असक्षम रह गया। तो बताया जा रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का प्रतिरूपण किससे किया जा सकता है? तो अपन क्या कहेंगे? इसका प्रतिरूपण किसके अनुसार है? सौर मंडल के अनुसार। सौर मंडल से सूर्य होता है, तो इसके चारों ओर ग्रह अलग अलग दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ऐसे क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। आप देखते हैं तो तारे जैसे सौर मंडल में गति करते रहते हैं, अलग अलग ग्रह घूमते रहते हैं, वैसे वैसे परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते बताएंगे। तो जनरली काफ़ी चीज़ों को स्टडी करने पर अपन को समझ में आता है कि परमाणु काफ़ी चीज़ों को रदरफोर्ड के मॉडल तक अपन को समझ में आती। देखिए आगे देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल का प्रतिरूप माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों भिन्न भिन्न कक्षा में इस प्रकार घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी प्रकार ये मॉडल परमाणु प्रस्तुतिकरण में विशेष भूमिका निभाने में भूमिका रहती। काफ़ी चीज़ों को इसने तथ्यात्मक पर आधारित उन्होंने पेश किया, परंतु फिर भी इस मॉडल की क्या रहेगी? कमी। तो रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियाँ क्या क्या है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन आगे देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ। तो एक बार पुनः मैं पूरे मैटर को रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर बाद में रखते हुए आगे बढ़ जाएगा। कमियों को अपन आज रदरफोर्ड के मॉडल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु प्रतिरूप निरूपित करने के लिए सौर मंडल के प्रतिरूप को ही प्रदर्शित करने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अल्फा कण के स्रोत को रूप में हीलियम नाभिक को सेलेक्ट किया, फिर बाद में सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो काफ़ी अल्फा कण होते हैं वो सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, परंतु कुछ अल्फा कण होते हैं भिन्न भिन्न एंगल से विक्षोपित हो जाते हैं। और 20,000 कण में से एक ऐसा अल्फा कण होता है जो 180 डिग्री से पुनः लौटता हुआ पाया जाता है और उसकी रफ्तार ऐसे बताई जाती है जैसे एक गोले से बंदूक से निकली गोली की स्पीड होती है, वैसे रिटर्न होता हुआ आता है। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल के बताते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला आवेशहीन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल बाहर जा रहे हैं। तो इसके आधार पर अपन बताते हैं अल्फा कण 180 डिग्री से लौटता है, जरूरी परमाणु के केंद्र में धनावेश विद्यमान हो सकता है। जो पॉजिटिव आवेश हमेशा पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होता है, समान समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसकी वजह से वो प्रतिकर्षित होता हुआ रिटर्न होता है। देन ये देखा गया कि परमाणु के नाभिक में कोई न कोई क्या है? पॉजिटिव आवेश उपस्थित है। तो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में धनावेश भाग का आयतन बताया जा रहा है बहुत कम होता है, नगण्य होता है, बहुत कम मात्रा। उसी धनावेश भाग को ही क्या कहते हैं? अपन नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर, जबकि नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। क्या कह रहा है? 10 की घात -15 मीटर। परमाणु का मॉडल परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में स्टोरेज होता है और वही उसका क्या कहलाता है? नाभिक। क्या कहलाएगा? नाभिक। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं और उसे क्या बोलते हैं अपन? कक्षा। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर समान होती है। और इस प्रकार से निरूपण करके अपन ने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए आगे देख रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या कमियाँ रही उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए
देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु की कुछ कमियाँ रहेगी। एक तो कमी क्या है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असक्षम रहा। परमाणु कब तक स्थायी है, क्या प्रोसेस रहेगा, काफ़ी चीज़ों को इसको समझाने में क्या रहा, असक्षम रहा। दूसरा बताया जा रहा है कि परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। जैसे मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी पार्टिकल है वृत्ताकार कक्ष में कब तक घूमता रहेगा, आखिर वह अपना ऊर्जा का उत्सर्जन या ह्रास करके आखिर उसका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमाणु गति करते करते, इलेक्ट्रॉन गति करते करते आखिर में उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु को स्थायित्व क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो काफ़ी अवधारणा जैसे इलेक्ट्रिकल बेस पे देखा जा गया तो उसको स्पष्टीकरण करने में रदरफोर्ड का मॉडल क्या रहा, असक्षम रहा। तो काफ़ी चीज़ों की कमी थी, उनको सभी को विधिवत सॉल्यूशन करने के लिए नया वैज्ञानिक आपके सामने पेश होगा, वो है नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या बताया, किस प्रकार से इसकी भूमिका रही, क्या प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ों को अपन व्यवस्थित रूप से स्टडी करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज आपने ओनली फॉर एक ही मॉडल को देखा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो व्यवस्थित रूप से संक्षेप में जो भी आपको मैटर ऑब्टेन करवाया जा रहा है, एक एक चीज़ को व्यवस्थित से समझें। जो भी मैटर आपको कन्फ्यूजन डाउटफुल में उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके उस चीज़ की समस्या का समाधान करें। प्रत्येक वीडियो लेक्चर रिलीज हो रहे हैं, उसको एक एक को देखते रहिए। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है, जब तक आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑन नहीं होती तब तक आप ऑनलाइन मटेरियल को अपडेट करते रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।